स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती 60 प्लस नंबर वाली क्लास, क्योंकि इस क्लास में आपको मिलता है सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस और करंट अफेयर, मतलब लगभग बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला और सबसे प्रामाणिक किताबों का प्रश्नोत्तर आपको हम करवा रहे हैं। तो चलिए, कल तक हमने देखा था क्वेश्चन 100 हो चुका था, 100 प्रश्न कल मैंने करवा लिया था। पार्ट 3 आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 के आगे से। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को दोस्तों शुरुआत में आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए आइए, टॉपिक नंबर 6 था हमारा कि मौर्य और मौर्योत्तर काल पे जितने प्रश्न बनने हैं यहां से शुरू करना है। तो क्या है टॉपिक का पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो अर्थशास्त्र इंडिका, आपको सबको पता है दोस्तों कि दिव्यावदान ये एक ऐसी पुस्तिका थी जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित करता है। इसका पूरा एक्सप्लेन आपकी स्क्रीन पर समझिए क्या है ये। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बिंदुसार के बारे में कहा गया है कि उसका क्षत्रिय राजा के रूप में विधिवत अभिषेक हुआ था और अशोक को क्षत्रिय कहा जाता है। दिव्यावदान में ही अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला विद्रोह शांत करने हेतु भेजा गया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तिका है, ध्यान से समझें, जो राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी, जो सेलुकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये मोटी मोटी बातें हमने कल भी आपको बताया था। अब आगे देखिए, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? क्या वो प्राकृत भाषा में है, पाली में है, संस्कृत में है, तमिल में है? तो दोस्तों वो प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा क्या है, पूरा इसके बारे में भी डिटेल जान लो। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति ये प्राकृत भाषा में अंकित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है। यहाँ एक गुफा में उपलब्ध शिलालेख हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। इसकी भाषा प्राकृत है। इस अभिलेख से कलिंग के स्वतंत्र राज्य और चेदि क्षत्रिय कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों क्या वो मास्की है, या रुद्र दामन अभिलेख है, या फिर जूनागढ़ है, हाथी गुम्फा है, या इसके एक से अधिक उत्तर हैं? तो आइए देखते हैं, इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, तो इसका एक्सप्लेन यहाँ पे है, देखिए। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का विस्तृत वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में इसका पूरा विस्तृत वर्णन मिलता है। जब नंद वंश का पतन हुआ तो उसके बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात था। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्टी लिपि, जबकि उत्तर सीमांत क्षेत्रों में यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो दोस्तों उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 323 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। और बाकी बातें बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन शक वंश की कादर्मक शाखा का संस्थापक था? दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास कोचिंग करने की या कंटेंट को परचेज करने की आर्थिक समस्या है, उनके लिए वीडियो मानकर चलिए कि बहुत बड़ा वरदान साबित इसलिए भी होगा क्योंकि सबसे प्रामाणिक किताबों का जो प्रश्न उत्तर है वो आपके सामने लाइव रखा जा रहा है। और प्रश्न तो हैं ही, साथ में जो आपको व्याख्या इसका मिल रहा है, इसे आप केवल ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आजकल को समय आ गया है कि आप रोक रोक कर भी देख सकते हो, पॉज कर कर भी सुन सकते हो। चाहे तो साथ में नोट्स बनाने की तो खैर कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनता जाएगा। केवल वीडियो को आप एक ही बार देखो, लेकिन पूरा दिमाग लगा कर देखो। तो खैर क्या है इसमें, आइए देखते हैं। शक वंश की बात की जा रही है, तो शक वंश की कादर्मक शाखा का संस्थापक चष्टन था।
अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 130 ईसा पूर्व में चस्टन अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन करता था। चस्टन ने चांदी और सोने के बहुत सिक्के चलाए, जिसमें से कुछ खुदाई में प्राप्त हुए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भूभाग पर था। इसने फुदरफन झील का जीर्णोद्धार कराया। इसने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। शक राजाओं को भारत में क्षत्रप कहा जाता था। अब ये जो की पॉइंट आपको मिल रहा है बीच बीच में, इनको डिनोट कर लो दिमाग में। जबकि नहपान नासिक का प्रसिद्ध शक क्षत्रप था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर मार डाला था और नहपान द्वारा जारी सिक्कों को पुनः अंकित करवाया था। अगला प्रश्न, कौटिल्य तथा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? तो कलिंग था। इस पर अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिए थे। इसका एक्सप्लेन जानना जरूरी है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिया था। बख्शिश का मतलब ही होता है उपहार। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक अपने एक राजदूत को राज दरबार में भेजा। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दहेज में प्रदान किए थे: हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल। ये मैं वो नाम ले रहा हूं जो आजकल प्रचलन में है और पेपर में पूछता है, इसीलिए मैंने कहा इससे उचित और प्रमाणिक किताब आपको कोई और नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 108, अपने शिलालेखों में अशोक जो है, अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, प्रियदर्शी। अशोक बड़ा ही प्रियदर्शी सम्राट था। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो उनके शिलालेखों के भाब्रू और बैराट अभिलेख में इनका नाम प्रियदर्शी मिला। क्योंकि बात क्या था कि ये बौद्ध धर्म हो जिसके त्रिरत्न हैं धम्म, संघ और बुद्ध, इनका ये अनुपालन करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, मेगस्थनीज दूत किसका था? तो दोस्तों, मेगस्थनीज जो था वो सेलुकस का दूत था। और जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो खैर, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों, कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। और इसके बारे में भी जानो आप लोग। मौर्य युगीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। 15 अधिकरणों, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में रचित अर्थशास्त्र में सामान्यतः शासन कला के सिद्धांतों का विशद वर्णन मिलता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न आपसे घुमाकर पूछ सकता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो बेटा, कौटिल्य को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें राज्य को 7 तत्वों स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र से निर्मित किया है। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो आप देखिए मूल उद्देश्य क्या था, एक्सप्लेन में समझिए। ये निचोड़ जो इस किताब में है ये बहुत इंपॉर्टेंट यही है। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि के कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मीठी वाणी बोलना, दूसरे के प्रति दयालु होना, दया, दान, सुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर जोर दिया। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं, अभी जो करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है उसका एक मैं संपूर्ण मैराथन दूंगा। बिहार के लिए आपके लिए एक संपूर्ण मैराथन 1 घंटे की क्लास मैं आपको दूंगा। 2 बजे ही वो क्लास होगी। टाइम नोट रखिए हमेशा कि 2 बजे लाइव आपका डेली हो रहा है, तो 2 बजे आपको मिलेगा संपूर्ण बिहार का करंट अफेयर। पिछले जो 6 महीने में आपके करंट अफेयर बने हैं वो कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखना
क्योंकि इस वीडियो के बाद ना किसी नोट्स की ज़रूरत, ना किसी पेड कोर्स की ज़रूरत, और प्रथम प्रयास में ही आपके आएंगे 100+ मार्क्स। मैं 100+ मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्री एग्जाम है वो तो एक केवल नॉर्मल सी औपचारिकता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया, तो क्यों किया गया ये देखिए आप। मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था। फिर समझिए क्या बात आता है, मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था जो 304 में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बार बार वही बातें हैं तो मैं इसका फिर बार बार क्यों पढ़ूं। इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक दोस्तों मेगस्थनीज था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने आदि चरणों में विभाजित है। कब पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, सब कुछ लिखा गया है दोस्तों। 15 अधिकरणों में, इंपॉर्टेंट भी है ये, जिसमें 180 प्रकरण हैं। और पुराणों में कौटिल्य को द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और 6ठे अधिकरण में सप्तांग हैं यानी स्वामी राष्ट्रदुर्ग, जो मैं अभी लास्ट में आपको बताया था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, दोस्तों विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। मैं फिर कहूँगा, ये वीडियो आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं है, केवल जैसे आप कोई फिल्म देखते हो तो बड़े ही सुकून और प्रेम के साथ देखते हो, वैसे ही आप इस ऑडियो को, जो वीडियो आपके सामने जा रहा है, जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसका स्क्रीनशॉट लो और बस केवल ध्यान से सुनते जाओ, चिन्हित करते जाओ। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, दोस्तों उनका नाम था प्रिंसेप। ये प्रिंसेप कौन थे इसको भी जानो। अशोक एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंस जिनसेप ने 1837 में पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। देखो कितनी बार पूछा गया है, 7, 8, 13, 2005। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में किया गया। पुण्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम पे जाना जाता है। शुंग कट्टरवादी ब्राह्मणवादी नेता था ये। इसे 2 अश्वमेध यज्ञ किए इसने, और जिसमें अश्वमेध यज्ञों के जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, और जिसकी रचना महाभाष्य उन्होंने रचना की थी। आप सबको पता है महाभाष्य की रचना की। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य ने किया। और इसका एक्सप्लेन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिसमें अंतिम संभवतः घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। बौद्ध साहित्य में जिसे घनानंद कहा गया उसे ही यूनानी लोग जयद्रमिस कहते हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इस राज्य को समाप्त करके मौर्य राजवंश की नींव डाली थी। इस प्रकार नंदों के बाद मगध पर मौर्य राजवंश का शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे प्रमुख और फेमस केंद्र था वो था तक्षशिला। इसके भी बारे में पूरा आप निचोड़ समझिए। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे फेमस केंद्र था, प्रसिद्ध था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांत से होता है। कौशल नरेश, प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और काफ़ी लोग इसके साथ थे और इसकी पुष्टि वहीं से हुआ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बार बार पूछा जा रहा है तो इंडिका है। और फिर मैं दोहरा दूं कि मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, वो था दोस्तों कश्मीर। कल के वीडियो में भी मैं ये बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 में राजगृह में हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में उस वक्त अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 में हुआ वैशाली नामक स्थान पर। कालाशोक के समय में सबकामी उस वक्त दोस्तों अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। उस वक्त जो शासक थे अशोक थे और जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलिपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ
कुंडल वन में कश्मीर में कनिष्क उस वक्त शासक थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है दोस्तों? वो थे विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस सबको पता है। 122 के बाद 123 पर आ जाओ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का प्रमुख वर्णन है दोस्तों, वो स्रोत था आपका इंडिका। अशोक के शिलालेखों का में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ से मिलेगा। अशोक का दोस्तों जो इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। ये 8 भिन्न स्थान इस प्रकार हैं: शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरीगुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की ब्राह्मी लिपि ना होकर यह खरोष्टी लिपि है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्कन की विजय की थी चंद्रगुप्त ने। अगला, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। ठीक है, तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ये श्रेणियां निम्न हैं: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, इन सब के रूप में था ये। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही सीता भूमि कहा गया। पूछ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जरूर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़ रहे हों, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप में ही हमारा प्राण बसता है। आपके लिए ही मेहनत करते हैं। अनवरत लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको दी जा रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हर बच्चा अपने एक स्टूडेंट को जरूर जोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 128, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी, आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? दोस्तों कण्व वंश ने। अब इसके बारे में जानो भाई, कण्व वंश क्या था? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया। ज्ञात है कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में किया। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। इसमें कुल 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व सिमुक ने कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों उसका नाम है राजनीतिक नीतियां। खैर अगला पॉइंट जहां एक्सप्लेन होगा वहीं मैं पढ़ूंगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों उनका नाम है घनानंद। क्या चीज था ये? सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार करके आगे बढ़ने से उनकी सेना ने इनकार कर दिया, अतः सिकंदर वापस लौट गया। तो ध्यान रखें, मुझे इस किताब का सबसे प्रामाणिकता पता है क्या लगा? इस किताब की सबसे बड़ी प्रामाणिकता दोस्तों यही थी कि इससे लगभग मैं देखा कि पिछले 10 से 12 सालों में इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और हमें लगा कि इस किताब के सारे प्रश्नोत्तर आप तक पहुंचा दें, जिससे गरीब से गरीब बच्चा भी अपने सपने को साकार कर सके। चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों वो था शुंग वंश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आओ भाई। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेक के साथ। इसका एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अभिष्ट उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ आपको मिल जाती। पूछ सकता घुमाकर किस अभिलेख से मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो जूनागढ़ से मिलता है। तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समकालीन नहीं था? दोस्तों वो है श्रीलंका। श्रीलंका में केवल धर्म प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, इसलिए उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। दोस्तों वो था मिलिंद पन्हो।
मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया दोस्तों वो है भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ। 137 के बाद आपको लेकर मैं आऊंगा 138 की तरफ। कला की गांधार शैली किस समय में फूली फली? तो दोस्तों वो है कुषाणों के समय में। कला की जो गांधार शैली है वो कुषाणों के समय में फूली फली। कुषाण क्या था ये भी समझो आप। गांधार शैली जिसको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं, इसका विकास सर्वाधिक कुषाणों के समय हुआ। गांधार इसका केंद्र था। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी, सुगठित हुई। घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषता थी। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध व बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व में सर्वाधिक मूर्तियां मैत्रेय की हैं। ये पूछ सकता है कि बोधिसत्व में सबसे अधिक मूर्तियां किसकी हैं? तो आप कहोगे मैत्रेय की हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो दोस्तों वो थे बिम कडफिसेस, जो कि कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, बड़ा कठिन सा नाम है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा था? तो दोस्तों ये रचना था, आपको बता दें, इरीथ्रियन सी रचना अज्ञात यूनानी लेखक का था, जिसमें भारत व रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन है इस पुस्तक से। इसीलिए कहा गया कि इसके उत्तर कोई प्रमाणिक नहीं है, इसलिए इसमें कहा गया ऑप्शन नंबर ई। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में कनिष्क के कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 141 के बाद आपको मैं लेकर चलूंगा 142 की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त हैं, यह मैं भी ऊपर बताया था मैंने। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? दोस्तों इसका भी मैं, जब ई आ जाए इसका मतलब कोई प्रमाणिक नहीं है तो देख लो। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेधवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेधवाहन था और खारवेल इस वंश का दूसरा था। महाराजा कुदेप तीसरा शासक था। पातालपुर गुहा लेख का संबंध महाराजा कुदेप से है। सोच लीजिए कौन सा वर्ड कब निकल गया और आपके दिमाग में कितना याद रह गया, और पेपर में जब आ गया तो वो प्रश्न आपका सही हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो बातें बोली जा रही हैं, आधे घंटे अपने आप को बिल्कुल एकदम अटेंटिव रखिए, एकाग्रचित रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प का कला का कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था? 146। शक संवत किस वर्ष में दोस्तों शुरू हुआ? तो शक संवत भारत का प्राचीनतम संवत है, जो 78 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, और इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। ये वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश ना हो। अगला क्वेश्चन, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है? मौर्यों के। सांची का स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्मारक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट द्वारा दोस्तों निर्मित है। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? दोस्तों वो था सातवाहन से। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था। इसके समय तब विजयों के बारे में इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख से संपूर्ण जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। दोस्तों एक और जानकारी बता दें, हमने जितनी भी क्लासें अभी तक बीपीएससी की कराई है उसकी एक प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। आप चैनल पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती अति महत्वपूर्ण वीडियो।
या बिहार शिक्षक भर्ती लेटेस्ट वीडियो, ये आपको प्लेलिस्ट चेक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको ये सारे वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 150 के बाद 151 पर आइए। निम्न में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? दोस्तों उनका नाम था कारुवकी। कारुवाकी जो हैं ये सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी तथा अशोक के पुत्र तीवर की माँ थी, जबकि नागनिका सातवाहन पाफक सतकर्ण की पत्नी ध्रुव देवी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तक कौशल देवी बिंबिसार की पत्नी एवं प्रसेनजीत की बहन थी। तो बहुत सारी बातें आपको एक ही प्रश्न में मिल जाता है। 151 के बाद आपको मैं लेकर चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसके प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? तो दोस्तों वो अशोक के कारण बना। ताम्रपत्र क्या है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित तांबे की प्लेटों को ही ताम्रपत्र कहा जाता है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको सीता कहा जाता है, जिस पर लोग खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय के रूप में दान दिया था? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के रूप में दान दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कुषाणों को। कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 157वां। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो सम्राट अशोक दोस्तों चंद्रगुप्त का पौत्र था। और भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? भारतीय यूनानियों के द्वारा भारत में सोने के प्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबद्ध है? तो दोस्तों वो है कुम्भहार। कुम्भहार जो है वो मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? दोस्तों वो है 8वें और 13वें, दो चीजें हैं। 8 वर्ष पश्चात में देवताओं के राजा प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता दोस्तों ये महासंग्रहकर्ता था। मौर्य काल में समाहर्ता एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो राजस्व विभाग का प्रधान या महासंग्रहकर्ता होता था। 162 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सबको पता है, कौटिल्य। अब दोस्तों आपका टॉपिक नंबर 7 आया संगम काल। इसके बारे में जानते हैं, कुछ प्रश्नों का अध्ययन आज कर लेते हैं संगम काल का। बाकी आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न 170 तक हम लोग कर लेंगे इसी वीडियो में। तो संगम युद्ध में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसके बारे में भी जानिए। संगम काल में उरैयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रिशियन सी में भी है और मदुरा वस्त्र उद्योग का भी दोस्तों जो उल्लेख है, प्रमुख केंद्र है, वो यही था। अगला, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं था? तो वो दोस्तों था कदम्ब। कदम्ब क्या है? संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण तिथि न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में दोस्तों नहीं है। अगला क्वेश्चन, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो दोस्तों वो लिखा था किसने? बिल्लीपुतुर ने। किसने लिखा था? बिल्लीपुतुर ने। तो 8वां टॉपिक भी आपका आ गया। इसमें इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तो आइए देखते हैं 8वां टॉपिक भी देख लेते हैं। गुप्त काल व गुप्तोत्तर काल के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र मिलता है? तो दोस्तों इसमें लगभग 9 राजाओं का वर्णन है। तो देखेंगे 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त की प्रथम विजय का उल्लेख है। 19वीं व 20वीं में 12 राज्यों का वर्णन है, जबकि 11वीं में 8 राज्यों का वर्णन है। चलिए 167 की तरफ आपको लेकर मैं चलूं। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? ये कहा था दोस्तों R.S. शर्मा ने। क्या कहा उन्होंने? गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के पतन का उल्लेख R.S. शर्मा ने किया। Y.D. शर्मा के अनुसार बड़े नगर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में पतन की अवस्था में पहुंच गए थे। नगरों के पतन का उल्लेख R.S. शर्मा ने भी किया। उनके अनुसार इस समय भारत और रोम के साथ व्यापार में कमी आई।
भूमिदान प्रथा का भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किसके अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों वो दिनार में मिलता है, और गुप्त स्वर्ण मुद्राएं दिनार नाम से भी अंकित हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो क्या लिखा गया है, सिक्कों के 16 ढेर मिलते हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बयाना का पुंज है। स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं। ये न केवल सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन चुकाने में अपितु भूमि की खरीदी बिक्री में भी सहायक रहे। तो अगला क्वेश्चन, अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। 12 भूमियों के जो प्रमुख बातें दी गई हैं वो देखिए, उर्वरा को उपजाऊ भूमि, ऊसर को बंजर, मरु को रेगिस्तान, अपृहत को परती, साद्वल को घास और पंकिल को कीचड़ युक्त भूमि कहा गया। क्वेश्चन नंबर 170, 170वां क्वेश्चन, किस 12 भूमि तो खैर है तो ये भी देख लो। जल प्रायनुमम ये पानी भरी भूमि थी, कच्छ पानी के निकट की भूमि थी, सरकरा कंकरीली भूमि थी, सरकावती रेतीली भूमि थी, नदी मातृ की नदी से सींची जाने वाली भूमि थी, देव मातृ की बर्फा द्वारा सींची जाने वाली भूमि थी। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुप्त वंश ने। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सेशन, लेकिन इसका निचोड़ एक बार देख लो। गुप्त वंश का संस्थापक भी दोस्तों गुप्त ही था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके द्वारा 319 में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया। गुप्त शासनकाल 240 से 550 तक चला। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, 240 से 280 तक इसने शासन किया, और अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था, 540 से 550 ईसा पूर्व तक किया। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन आपको दिन में कल 2 बजे लाइव इसी चैनल पर मिलेगा। शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। चलते चलते एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने मित्रों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।